हिंदुस्तान की इतिहास में एक से बढ़कर एक लेखक, कवियों व विद्वानों ने जन्म लिए, जिनकी लेखनी और विद्वता ने भौगोलिक और सांसारिक जीवन को समझने में काफी सरल बनाया है। ऐसे ही महान विद्वानों की संपूर्ण साहित्य व्यक्तित्व और उनकी वास्तविक जिंदगी के प्रति दृष्टि को जानना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही महान कवियों में प्रेमचंद एक थे, जिनकी लेखनी देहातों में रहने वाले पाठकों किसानी को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाती हैं। तो चलिए आज हम महान लेखक कवि प्रेमचंद जी की वास्तविक जीवन के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। साधारण केस्त परिवार में जन्मे प्रेमचंद पिता अजायबलाल राय और माता आनंदी देवी थी। पिताजी डाकघर में मुंशी में थे। बचपन का नाम धनपत राय था। 8 साल की उम्र में ही माताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन को लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। प्रेमचंद का जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है उनके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े तक न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सब के अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार की हालत ही अलग था। पिता ने प्रेमचंद को केवल 15 साल की आयु में विवाह करा दिया। पत्नी की उम्र उनसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और जबान हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम किया करता था। प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि पत्नी की उम्र मुझसे ज्यादा थी। पहली बार जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उनके बदसूरत सूरत के साथ साथ उनकी जबान की भी कड़वी थी। प्रेमचंद ने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा है, पिताजी ने अपनी जीवन की अंतिम घड़ी में भी खुद ठोकर खाई, जिसमें खुद तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी ऊंचे समझे बिना ही कर डाली। हालांकि पिताजी को बाद में एहसास हुआ और उन्होंने काफी अफसोस किया। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक सिर पर पूरे घर का जिम्मेदारी का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा चलाना पड़ता था। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुकसेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर मिले, जिन्होंने प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। प्रेमचंद वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन में उन्हें 5 रुपया मिला करता था। 5 रुपए में से 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इस 2 रुपए से क्या होता, महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। उन्होंने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सकी। प्रेमचंद जब मिडिल स्कूल में थे तभी से उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया था। बचपन से ही उन्हें उर्दू भाषा की अच्छी खासी जानकारी थी। नॉवल और उर्दू उपन्यास पढ़ने की चाहत उनके ऊपर ऐसा छाया कि वे बुकसेलर की दुकान पर बैठकर ही सब नॉवल पढ़ लिया।
प्रेमचंद ने 2-3 साल के अंदर ही सैकड़ों नॉवेलों को पढ़ डाला। उन्होंने बचपन में ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर मोलमाशार, रतन नाथ सरशार आदि के दीवाने हो गए थे। जहां भी इनकी किताब मिलती उसे पढ़ने का हर संभव प्रयास करते थे। उनकी रुचि इस बात से साफ झलकती थी कि एक किताब को पढ़ने के लिए एक तंबाकू वाले से दोस्ती कर ली और उसकी दुकान पर मौजूद तिलस्मे होशरुबा पढ़ डाली। अंग्रेजी के अपने जमाने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों के उर्दू तर्जुमों को प्रेमचंद ने कम उम्र में ही पढ़ लिया था। इतनी बड़ी बड़ी किताबों और उपन्यासकारों को पढ़ने के बावजूद प्रेमचंद ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तिगत विषम जीवन अनुभव तक ही रखा। 13 वर्ष की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना आरंभ कर दिया था। शुरू में प्रेमचंद कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह प्रेमचंद का साहित्यिक सफर शुरू हुआ जो उनके मरते दम तक साथ रहा। प्रेमचंद को सौतेली माँ और पत्नी से कभी नहीं तालमेल जमा, जिसके परिणाम उन्हें दूसरी शादी बाल विधवा शिवरानी देवी से करनी पड़ी। पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई, फिर वह वापस कभी नहीं आई। रिश्ता में दरार के बावजूद कुछ सालों तक वह अपनी पहली पत्नी को खर्चा भेजते रहे। कहा जाता है कि दूसरी शादी के पश्चात जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी भी कम हुई। प्रेमचंद लेखन में अधिक सजगता आई। इसी खुशहाली भरी जीवन के दौर में 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशन में आया। यह संग्रह काफी मशहूर हुआ। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। वे अपने जीवन में भरे विषमताओं और कटुताओं से लगातार खेलते रहे थे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया जिसको वे हमेशा जीतना चाहते थे। अपने जीवन की परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा, हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे। किंतु हारने के पश्चात पटखनी खाने के बाद धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोंक कर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर जैसा कि सूरदास कह गए हैं, तुम जीते हम हारे। प्रेमचंद हंसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसोड़ होना एक बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि वह अपूर्व जीवनी शक्ति का द्योतक थे। सरलता, सौजन्यता और उदारता के वह मूर्ति थे। जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। जैसा कि उनकी पत्नी कहती हैं कि जाड़े के दिनों में 40-40 रुपए 2 बार दिए गए, दोनों बार उन्होंने वह रुपए प्रेस के मजदूरों को दे दिए। मेरे नाराज होने पर उन्होंने कहा कि यह कहाँ का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और हम गरम सूट पहने। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। वह सदा साधारण गमवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। अंदर से जरा सा भी किसी ने देखा तो उसे वह आडंबर एवं दिखावा से मीलों दूर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं ऐशो आराम की जिंदगी जी और न ही इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। प्रेमचंद ने अपने रिश्ते के मामा के ऊपर एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। 13 साल की आयु में इस रचना के पूरा होते ही प्रेमचंद साखत्यकार की पंक्ति में खड़े हो गए। उसके बाद होनहार बिरवार के चिकने चिकने पात नामक नाटक की रचना की। इसी समय रूठी रानी नामक उपन्यास लिखा। सन 1902 में प्रेमा नामक उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने काफी अच्छे ढंग से किया।
जब कुछ आर्थिक स्थिति में बदलाव आई तो 1907 में 5 कहानियों का संग्रह सोड़ो वतन, वतन का दुख दर्द की रचना की। इसके नाम से ही मालूम होता है देश प्रेम और देश को जनता के दर्द को बाखूबी से प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई। उस समय प्रेमचंद नायाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा अंग्रेज शासकों द्वारा नायाब राय की खोज शुरू हुई। नायाब राय पकड़ लिए गए और शासक के सामने बुलाया गया। प्रेमचंद के सामने अंग्रेजी शासकों ने उनकी उपन्यासों को जला दिया और बिना आदेश के लिखने का कानून उनके ऊपर लगा दिया गया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दयानारायण निगम को पत्र लिखा और उनको बताया कि वह अब कभी नायाब राय या धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे, तो मुंशी दयानारायण निगम ने पहली बार उन्हें प्रेमचंद नाम से बुलाया। अब धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान प्रेमचंद की समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। प्रेमचंद बीमार काल में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया। दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ गए। आर्थिक कष्टों के कारण शारीरिक बीमारी को ठीक से इलाज न कराया जा सका और 8 अक्टूबर 1936 की महान प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। इस तरह वह दीप सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया। आगे की किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।